Welcome students, I am Dr. Alpna Goyal and today we are going to read the third chapter of the Hornbill book. We will discuss the difficult word meaning and explain the lesson. First of all, we discuss the title. The title is Discovering Tut, the saga continues. It is written by A.R. Williams. And now we come to the title Discovering Tut. Discovering means to know something that we did not know before. जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती है, उन चीज़ों के बारे में जानना. और Tut is a short name used for Tutankhamun. Tutankhamun. He was an Egyptian king and he was the last ruler of a powerful pharaoh dynasty in Egypt. इजिप्ट में वो एक बहुत अच्छा रूलर था और उसका जो उसने जो रूल किया था, उसका जो रूल का पीरियड था वो 1333 से लेकर 1333 BC से लेकर 1322 BCE तक था. उसने केवल 9 ईयर रूल किया था. और नाउ वी विल रीड द चैप्टर इन डिटेल. यस, तो वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द टाइटल ऑल्सो. द सागा कंटिन्यूज. सागा मीन्स अ लीजेंड, आई स्टोरी. कंटिन्यूज मीन्स टुटनखामुन की डेथ को काफ़ी साल हो गए, लेकिन उसकी मम्मी पर आज भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है. तो इस तरह उसकी जो कहानी है वो उसकी डेथ के साथ ख़त्म नहीं होती है, बल्कि द सागा कंटिन्यूज, उसकी कहानी चलती रहती है. नाउ वी कम टू द स्टोरी. He was just a teenager when he died. तो जैसे कि हमने बताया, टुट का शॉर्ट नेम है और इसका जो पूरा नाम था वो था टुटनखामुन. और हमने इसे पहले डिस्कस भी किया था कि उनका जो रूल था वो केवल 9 ईयर्स था. He was just a teenager when he died. टुटनखामुन केवल उसकी जो उम्र है वो 13 से 19 ईयर के बीच में रही होगी जब उन्होंने इजिप्ट पर रूल किया था. Of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries, he was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. तो first of all we see in the map. और ये हमारे वर्ल्ड का मैप है जिसमें हम ये देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो ये पार्ट है ये है हमारा इजिप्ट. नाउ वी सी इन द डिटेल. और ये पिक्चर आपकी नोटबुक में भी है, हॉर्नबिल बुक में दी हुई है. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बुक में लिखा हुआ है ड्यूरिंग टुटनखामुन रेन 1332-1322 BC. ये एरिया था. और इसको हम और क्लियर करने के लिए हमने एक इमेज सेलेक्ट की है. इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा इजिप्ट है, जो इसकी मॉडर्न कैपिटल है कायरो. और यहीं पर टुटनखामुन का रूल था इजिप्ट में. तो नाउ वी अगेन कम टू द स्टोरी. ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड. और उसकी डेथ जब केवल वो टीनेजर ही था तभी हो गई थी. द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली. और वो एक जो रॉयल फैमिली थी, जो फेरो डायनेस्टी थी, उसका लास्ट रूलर था. हेयर मीन्स होता है हमारा सक्सेसर या इनहेरिटर. और इस फैमिली ने इजिप्ट पर फॉर सेंचुरीज, कई सेंचुरीज तक रूल किया था. टुटनखामुन के मरने के साथ ही ये डायनेस्टी भी ख़त्म हो गई थी. जब टुटनखामुन की डेथ हुई, he was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten.
जो रॉयल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच हुआ करते थे और उस समय बॉडी को ममीफाई कर दिया जाता था डेथ के बाद। तो इसी तरह से टुटनखामुन की डेथ के बाद उसकी बॉडी को ममीफाई किया गया। ममीफाई करने के साथ ही उसको एक कब्र में दफना दिया गया। और इजिप्शियन जो थे उनका ये विचार था कि एक आफ्टर लाइफ में वो विश्वास करते थे कि फिजिकल बॉडी के ख़त्म होने के बाद भी बॉडी का जो एसेंशियल पार्ट है वो सरवाइव करता है, वो फिर से जन्म लेता है और उसको उस जन्म के लिए बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने टुटनखामुन की मृत्यु के बाद उसकी बॉडी को ममीफाई किया और उसकी कब्र में उसकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें थीं वो सब उसके साथ रख दी। लोडेड विद गोल्ड, बहुत सारी आर्टफैक्ट्स थे जो गोल्ड के बने हुए थे, उसके जो भी ऑर्नामेंट्स थे वो सारी चीज़ें रख दी और जो भी डेली यूज़ का सामान था वो सारा रख दिया। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और जैसे धीमे धीमे समय के साथ सभी लोग उसके बारे में भूल गए। नेक्स्ट, सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. उसकी टूम की जो डिस्कवरी है, टूम को हम मकबरा भी कहते हैं और एक मॉन्यूमेंट, टूम को हम इस तरह समझ सकते हैं कि ए मॉन्यूमेंट टू द मेमोरी ऑफ डेड पर्सन इरेक्टेड ओवर देयर बरियल प्लेस। तो जो टुटनखामुन की जो टूम मिली थी 1922 में, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकली डिस्कवरीज इन द मॉडर्न एरा। तो 1922 में इनकी जो टूम डिस्कवर हुई तो लोग स्पेकुलेट करने लगे, आइडिया लगाने लगे कि टुटनखामुन को क्या हुआ होगा, क्योंकि ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही डाइड। तो ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि शायद उसका मर्डर किया गया होगा। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. Now we come now leaving his tomb. तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि उनकी जो टूम थी वो 1922 में डिस्कवर हुई और उसके 80 इयर्स बाद, तो 80 इयर्स बाद लगभग जो उसका सीटी स्कैन हुआ है वो 2005 में हुआ है। तो टुट हैज़ अंडरगोन अ सीटी स्कैन, उसका एक सीटी स्कैन हुआ दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, और जिससे कि उनकी लाइफ के बारे में, उनकी डेथ के बारे में कुछ क्लूज मिले। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज़ फेरो, और जिससे कि जो भी डाटा मिला वो इतना प्रिसाइज था कि ये फैक्ट हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते थे कि बॉयज़, उस बॉय की, उस फेरो मीन्स इजिप्शियन किंग, तो उस इजिप्शियन किंग की डेथ किस तरह हुई होगी। इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो टुट की मम्मी थी उसको क्या किया गया, सीटी स्कैन किया गया। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. जब टुट की मम्मी को, किंग टुट जो वर्ड यहाँ आया है वो उनकी मम्मी के लिए आया है, और जब उसकी मम्मी को बाहर निकाला गया, कहाँ निकाला गया, फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री, उनका जो कब्र थी वो कहाँ पर थी, इजिप्शियन की जो सिमेट्री थी जिसको किस नाम से जाना जाता था, वैली ऑफ द किंग्स। इसको हम देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, टूम ऑफ टुटखामुन नंबर 62
and this is the actual image. We can see it is underground, and जहाँ पर ये tomb है वो एरिया किस नाम से जाना जाता है? That is called the Valley of the Kings. हम इस इमेज में देख सकते हैं कि ये इजिप्ट के मैप में ये हमारी मॉडर्न कैपिटल हो गई कायरो, और यहाँ पर टूम ऑफ टुट है, और इस एरिया को हम जानते हैं वैली ऑफ किंग्स के नाम से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे राजाओं की टूम बनी हुई है। तो जिस दिन किंग टुट की बॉडी को सीटी स्कैन के लिए निकाला जा रहा था, तो उस दिन हवा कैसी थी? एंग्री विंड थी, और एंग्री विंड चल रही थी, और वो किसको उड़ा रही थी? डस्ट डेविल्स, धूल को उड़ा रही थी। क्योंकि ये डेजर्ट है हमारा, तो यहाँ पर जब तेज़ हवा चलती है तो डस्ट चारों ओर उड़ती है, और ऐसा लग रहा था कि इन द नोइजी डस्टी विंड वाज गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ डेविल्स गेटिंग एंग्री बाय बीइंग डिस्टर्ब। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ डिस्टर्ब हो रही है। नाउ dark velvet clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. डार्क वेलिड क्लाउड्स, जो बादल थे वो डार्क कलर में थे, मीन्स क्लाउडी थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश वाले बादल थे, और वो पूरे दिन इधर उधर मूव करते रहे डेजर्ट स्काई में, और जब रात हुई तो उन्होंने स्टार्स को ढक लिया। और स्टार्स कैसे लग रहे थे? ऐसा लग रहा था कि वो एक कैस्केट में रखे हुए हैं, क्योंकि स्काई ग्रे था, तो तारे लग रहे थे कि वो किसी कैस्केट में रखे हुए हैं। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट मीन्स दैट द ग्रे क्लाउड्स वर लाइक ए ग्रे कलर्ड कैस्केट विच कंटेन द स्टार्स। द स्टार्स आर लाइक ज्वेल्स विच आर कैप्ड इन ए कैस्केट। ऐसा लग रहा था कि वो बादलों की एक टोकरी में रखे हुए हैं। It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. शाम को 6 बजे 5 जनवरी 2005 को का दिन था, और जो वर्ल्ड की सबसे फेमस ममी है, इसको सीटी स्कैनर में सबसे पहले क्या हुआ? इसका हेड मूव हुआ और ब्रॉट हेयर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो, जिसकी रूलर की मृत्यु करीब 3300 साल पहले हो गई थी। उस रूलर के बारे में जो भी सीक्रेट्स जानने थे, जो भी उसकी मेडिकल मिस्ट्रीज जाननी थी, उनको जानने के लिए उसका एक सीटी स्कैन किया गया और उसकी मम्मी को मशीन में डाला गया। ऑल आफ्टरनून द usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. पूरी दोपहर टूरिस्ट की लाइन लगी रही, और ये टूरिस्ट पूरे वर्ल्ड से आए थे। और ये टूरिस्ट कहाँ पर थे? उस छोटी सी टूम में। क्रैम्प्ड मतलब वेरी स्मॉल, और उस रॉक कट टूम में थे जो ज़मीन से करीब 26 फीट अंडरग्राउंड थी। और ये सभी टूरिस्ट, वी कैन सी इन दिस पिक्चर, ये अपना रेस्पेक्ट, अपना रिगार्ड टुटनखामुन को पे कर रहे थे। दे गेज्ड एट द murals on the walls of the burial chamber. Gaze means होता है to watch, to look steadily in admiration, in surprise. तो वो सब सरप्राइज होकर उन मूरल्स को देख रहे थे। मूरल्स मीन्स वॉल पेंटिंग्स, जो वॉल पेंटिंग्स हम इस पर देख सकते हैं, दीवारों पर जो भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, तो ये टूरिस्ट उनको देख रहे थे। एंड ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्टेड फेस। और टुट के जो कॉफिन पर, जो इसमें भी पिक्चर क्लियर नहीं है, वी विल सी नेक्स्ट, और जो गिल्डेड, जो सोने का बना हुआ चेहरा था, उसको वो ध्यान से देख रहे थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's
gilded face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. और ये जो फेस था वो उसकी मम्मी का मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन का सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग पार्ट था. Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently. कुछ विजिटर्स तो जो गाइड बुक्स थी उनको धीमे से पढ़ रहे थे और कुछ लोग चुपचाप खड़े थे. Perhaps pondering, perhaps they were thinking about Tut's untimely death in his late teens. कि वो शायद सोच रहे थे कि किस तरह से टुट की अनटाइमली डेथ हो गई जब वो केवल 20 ईयर्स में ही था. और wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. और वो इस बात पर भी सोच रहे थे कि क्या जो कहा जाता है कि फ़ेरो का कर्स, फ़ेरो का मतलब इजिप्शियन किंग का कर्स उस व्यक्ति पर पड़ेगा उस डेथ के रूप में या मिसफॉर्चून के रूप में जो उसको डिस्टर्ब करते हैं. तो क्या ये कर्स ठीक है? तो टूरिस्ट इसके बारे में भी सोच रहे थे. वी कैन सी अ crowd of tourists here. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Abbas, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. We can see in this picture Jahi Abbas जो कि सेक्रेटरी थे. किसके सेक्रेटरी थे? सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी, जो भी पुराने आर्टफैक्ट्स को जो काउंसिल संभालती है, जो देख रेख करती है, उसके जो सेक्रेटरी जनरल थे जाही अब्बास. उन्होंने क्या कहा था कि मम्मी बहुत ही बुरी कंडीशन में है क्योंकि जो भी कार्टर ने किया था 1920s में, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे. ऐसे लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब उन्होंने उस बॉडी को पहले देखा. Carter, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Howard Carter एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे. आर्कियोलॉजिस्ट, a person who studies human history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of artifacts and other physical remains. जो एक्सकेवेशन साइट्स की खुदाई करके जो भी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करता है उस व्यक्ति को हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. तो हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश के रहने वाले आर्कियोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने 1922 में टुट की टूम को डिस्कवर किया था काफ़ी सालों की फ्यूटाइल सर्च के बाद. इट्स कंटेंट्स दो hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete. Ransacked means raid, go through a place to steal or damage something. तो इसका जो ट्रेज़र था उसको some treasure was stolen but the mummy was still complete. इसके कंटेंट्स को इतने समय में कुछ रेड किया गया था, कुछ रॉबर्ट्स ने चुराया था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कंप्लीट था. और दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लीजेंड. और ये जो ट्रेज़र है ये रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है, जो अभी तक जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, जो भी कलेक्शन पाए गए हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है. और ये टुटनखामून की कहानी का ये जो ट्रेज़र है ये भी एक पार्ट बन गया है. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. So now we discuss stunning artifacts, बहुत ही सरप्राइजिंग, जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. आर्टफैक्ट्स ये बने हुए गोल्ड के बने हुए आर्टफैक्ट्स. This is chair. Their eternal brilliance. Eternal brilliance का मतलब है यहाँ पर कि उनकी जो शाइनिंग थी वो that is eternal, that is everlasting.
कभी ना ख़त्म होने वाली। Even the passage of time could not affect their brilliance. Mean to guarantee resurrection. Guarantee resurrection means कि enduring quality of the stunning artifacts in gold were enough to ensure that the young pharaoh would be resurrected. That is because बिल्कुल विश्वास था कि ये कई लाइफ टाइम में चलेंगे, ये इतने ब्रिलियंट हैं ये आर्टफैक्ट्स कि ये बहुत लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि फ़ैरो अगला जन्म ज़रूर लेगा और वो इन चीज़ों को यूज़ ज़रूर करेगा। कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। तो जब इस टूम की डिस्कवरी हुई थी उस समय भी इसने बहुत सेंसेशन क्रिएट किया था, और आज भी जब टूरिस्ट जाते हैं देखने तो स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू दीज आर्टफैक्ट्स, क्योंकि ये इतने अच्छे से बने हुए हैं। और इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि आप देखिए 3300 साल या 3400 साल पहले जो बनी हुई चीज़ें, these are appealing to today. Next, but Tut was also worried with the everyday things he had want in the afterlife. Tut को अपनी डेथ के बाद वाली लाइफ में, आफ्टर लाइफ में जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती थी, जैसे बोर्ड गेम्स हो गया, आपका चेस हो गया, ब्रॉन्ज रेजर हो गया, लिनन के कपड़े हो गए, खाना, वाइन, इन सब चीज़ों की उसको ज़रूरत पड़ेगी और ये सब चीज़ें उसके लिए रखी गई थी। आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एसेंशियल पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ द फिजिकल बॉडी, कि अगर उसका फिजिकल बॉडी ख़त्म हो भी जाएगी तो भी उसका जो एसेंशियल पार्ट है वो आगे सर्वाइव करेगा और उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जब टुटनखामुन की बॉडी को ममीफाई किया गया तो उसके साथ ये सारी चीज़ें रख दी गई। नेक्स्ट, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फनररी ट्रेजर्स, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। कई महीने उसका जो फेरो की जो ट्रेजर था, फनररी ट्रेजर का मतलब है यहाँ पर द वैल्यूएबल थिंग्स विद विच द किंग वाज बरीड, जो भी उसका ट्रेजर था उसका उसने रिकॉर्ड बनाया कार्टर ने, और उसके बाद उसने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, 3 नेस्टेड कॉफिन्स को वी कैन अंडरस्टैंड हियर, 3 कॉफिन्स प्लेस्ड वन इन अनदर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज, द इनरमोस्ट कॉफिन हाउसेस द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड। हम जैसा कि देख सकते हैं कि उसकी जो बॉडी थी मम्मी, वो सबसे अंदर वाले कॉफिन में रखी थी, उस कॉफिन को एक दूसरे कॉफिन में रखा गया और सेकंड वाले कॉफिन को फिर उस थर्ड कॉफिन में रखा गया। तो फिर कार्टर ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया उन कॉफिन्स को। ओपनिंग the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflower and faded evidence of a burial in March or April. जब उसने पहला कॉफिन खोला तो उसको श्राउड मिला। श्राउड मीन्स अ लेंथ ऑफ क्लोथ इन विच द डेड पर्सन इज wrapped. और वो एडॉर्न था, डेकोरेट था, उस पर गार्लैंड्स, मालाएं पड़ी थी, विलो, ऑलिव लीव्स की, वाइल्ड सैलरी की, लोटस पेटल्स पड़ी थी, कॉर्नफ्लावर्स पड़े थे। इन सब चीज़ों से ये पता चल रहा था कि टुटनखामुन का जो बरियल है वो मार्च या अप्रैल में हुआ होगा। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resins had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. और जब वो एक के बाद एक लास्ट वाले कॉफिन में पहुंचा तो वो परेशानी में पड़ गया कार्टर, क्योंकि रिचुअल रेजिन्स जिस रेजिन से, रेजिन एक स्टिकी फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है जो कि पानी में इनसॉल्युबल होता है। उससे पहले हम मम्मी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मम्मी,
a body of a human being or animal that has been ceremonially preserved by removal of the internal organs, treatment with natron and resin and wrapping in bandages. तो इस तरह से एक व्यक्ति की डेथ के बाद उसकी बॉडी पर ये नेट्रोन एंड रेजिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसकी बॉडी को बैंडेजेस में कवर कर दिया जाता है। तो जब कार्टर मम्मी तक पहुंचा तो उसको क्या परेशानी फील हुई कि जिस रेजिन से उसकी बॉडी को, ट्रुट की बॉडी को और उसके जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन से अटैच किया गया था, सीमेंट किया गया था, जोड़ा गया था, वो हार्डन हो गया था, इतना हार्ड हो गया था कि अब बॉडी को उस कॉफिन से अलग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट मीन्स रीजनेबल फोर्स कुड मूव देम। वो बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी बॉडी वहाँ से नहीं हिल रही थी। कार्टर रॉट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। द सन कैन बी डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। द सन कैन बी डाउन लाइक अ हैमर मीन्स जो इजिप्ट का ये पोर्शन था, यहाँ पर जो सूरज होता है वो बहुत ही स्कॉर्चिंग होता है, बहुत ही ब्लाजिंग, बहुत ही हॉट। तो कार्टर ने इसको यूज़ किया किसके लिए? उस मम्मी को, उस कॉफिन को सनलाइट में रखा कि शायद जो रेजिन है वो लूज हो जाए। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Nothing buzzed. लेकिन जो मम्मी थी वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुई। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. और उसने कार्टर ने लिखा है साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ कि जो जोड़ने वाली मटेरियल थी, जो रेजिन थी, उसको चिजल्ड अवे करना पड़ा, उसको काटना पड़ा, तभी बीनीथ द लिम्स, जो टूटनखामुन की मम्मी थी उसके लिम्स के नीचे से, ट्रंक के नीचे से, और तभी किंग की जो रिमेन्स थे बॉडी की उनको उठाना संभव हो पाया। In his defense, Carter really had little choice. If he had not cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अपने डिफेंस में कहने के लिए कार्टर के पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि अगर उसने मम्मी को इस तरह से कॉफिन से अलग नहीं किया होता तो जो थीव्स होते हैं उन्होंने क्या किया होता कि शायद उन्होंने गार्ड्स को, यहाँ पे देखिए circumvented, find a way around, thieves would have found a way to tackle the guards and remove the gold from the tomb. तो उस गोल्ड को चुराने के लिए उन्होंने, हो सकता है कि उस गार्ड को बेवकूफ़ बना दिया गया होता और गोल्ड को लेने के लिए इसको काट पीट दिया होता। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they would take their riches with them. टुट के टाइम में जो रॉयल्स थे, जो किंग्स थे, फेरोज थे, वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी थे और वो यही सोचते थे कि जब उनकी डेथ होगी तो वो अपना सामान अपने साथ, अपनी वेल्थ को ले जाएंगे। तो ये हियर वी कैन सी सम artifacts. It is some ornament and it is a chair made of pure gold. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, ceremonial aprons, sandals, sleeves for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. और अपनी इस जर्नी में टू द ग्रेट बियॉन्ड, इस दुनिया से जब टुट की विदाई हुई तो टू द ग्रेट बियॉन्ड का मतलब होता है आफ्टर लाइफ। ग्रेट बियॉन्ड मीन्स आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ के लिए किंग टुट के साथ बहुत सारा लेविश उसको प्रोवाइड किया गया, बहुत सारा ग्लिटरिंग गुड्स, गोल्ड का बना हुआ सामान, प्रेसियस कॉलर्स, नेकलेस वी कैन सी हेयर, इनलेड नेकलेसेस जिनमें कि बहुत ही मीनाकारी हो रही थी, जहाँ पर हम इस ज्वेलरी को भी देख सकते हैं, जहाँ पर बहुत कीमती इसमें ज्वेल्स लगे हुए हैं, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स ताबीज को कहा जाता है,
amulet ornament or a small piece of jewelry. Here this is amulet thought to give protection against evil. ये जो कि ताबीज हमारी बीमारियों से या हम evil effect से हमारी protect करता है हमको. Ceremonial apron, sandals, seats for his fingers, toes और उसका जो इनर कॉफिन मास्क ये सारी प्योर सोने से बनी हुई चीज़ें थी. एप्रन वी कैन सी इन दिस इमेज. ओके, दिस इज एप्रन एंड दिस इज सीथ फॉर हिज फिंगर्स. तो इन सब चीज़ों के साथ टुट को दफन कर दिया गया, उसको दफना दिया गया. और ये है उसका मास्क, फेशियल मास्क मेड ऑफ गोल्ड, जो कि अब एक आइकॉनिक एक सिंबल बन गया है टुटनखामुन का. टू सेपरेट Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. Once they had finished, they resembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where Tut now rest. टुट को उसके ऑर्नामेंट से, एडॉर्नमेंट से अलग करने के लिए कार्टर के मैन ने मम्मी के हेड को अलग किया, फिर उसके हर एक मेजर जॉइंट से कट किया. और जब उन्होंने पूरा फिनिश कर लिया तो उन्होंने फिर से उन रिमेन्स को रीअसेंबल किया एक वुडन बॉक्स में विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और जिससे कि वो जो डैमेज था वो छिप गया. और आज भी वो द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट, आज भी वो वहीं पर टुट रेस्ट करता है. ये हम इस पिक्चर में देख सकते हैं. देखिए इस वुडन बॉक्स में उन्होंने ये पैडिंग की है और इस तरह मम्मी को लिटाया गया है. आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स. डिकेड्स का मतलब होता है 10 years. और जो आने वाले सालों में काफ़ी आर्कियोलॉजी चेंज हुई है. आज आर्कियोलॉजी का जो फोकस है वो ट्रेजर पर नहीं है, बल्कि लाइफ और डेथ से जुड़े हुए जो इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज़ को जानना है. इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. और अब ये इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज़ कर रही है. इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर ने जो डिस्कवरी की थी वो की थी 1922 में. उसके करीब 40 साल से ज़्यादा समय के बाद 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने बॉडी का एक्सरे किया, मम्मी का एक्सरे किया, और उसने एक सरप्राइजिंग फैक्ट को रिवील किया कि उस रेजिन के नीचे जहाँ पर उसकी चेस्ट केक थी, जहाँ पर उसकी चेस्ट थी, तो वहाँ पर उसकी जो ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ कॉल्ड ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. उसने बताया, उसने एक्सरे करके बताया 1968 में एक प्रोफेसर ने कि उसकी जो आगे की बोन है और जो फ्रंट रिब्स हैं वो नहीं है. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट में सीटी स्कैनिंग कहते हैं. तो बाई विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3-dimensional वर्चुअल बॉडी. तो आजकल जो सीटी स्कैन किया जाता है बॉडी का, उससे क्रॉस सेक्शन में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज लिए जाते हैं और उसको फिर असेंबल करके एक 3-dimensional बॉडी बनाई जाती है. और मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में इसको डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है. What more would a CT scan reveal of Todd than the X-ray? सोचने वाली बात ये थी कि एक्सरे तो उसके पहले भी हो चुके थे मम्मी के, तो लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि सीटी स्कैन से अब और क्या ज़्यादा रिवील होगा. एंड कुड इट आंसर 2 of the biggest question still lingering about him. और आज भी उसके बारे में जो 2 क्वेश्चन हैं कि हाउ डिड ही डाई, कि उसकी डेथ किस तरह हुई,
और उसकी जब डेथ हुई तो वो कितना बड़ा था, क्या CT स्कैन इन चीज़ों का आंसर दे पाएगा। देखिए कई बार आगे भी जब हमने पढ़ा है तो आइकॉनिक फेस मास्क की बात होती है। दिस इज़ द आइकॉनिक फेस मास्क। उसके फेस का ये सोने से बना हुआ मास्क तैयार किया गया और उसकी मम्मी का जो मम्मी को जिस कॉफिन में रखा गया है ये उस पर ये प्रिंट है। किंग टूट्स डिमाइज मीन्स होता है डेथ। किंग टूट की जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, क्योंकि जो डायनेस्टी थी उसका वो लास्ट पर्सन था, लिनेज में लास्ट सक्सेसर था। हिज फनरल वॉज द डेथ रिटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उसके मरने के साथ ही एक पूरा राजवंश खत्म हो गया था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टर मातर अनक्लियर, लेकिन उसकी डेथ कैसे हुई और उसकी डेथ होने के बाद क्या हुआ, ये इन सब के बारे में कोई क्लियर नॉलेज नहीं है। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. और आमेनहोटेप थर्ड जो टुट के फादर या ग्रैंडफादर थे वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेरो थे, एक इजिप्शियन किंग थे जिन्होंने लगभग 40 साल तक रूल किया। और उस समय उनका जो डायनेस्टी थी वो अपने गोल्डन एज पर थी। उनकी डायनेस्टी, वो जो राजवंश था वो 18वां राजवंश था और उसका गोल्डन एज चल रहा था। हिज सन आमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं आमेनहोटेप थर्ड एंड इन दिस पिक्चर आमेनहोटेप IV। उसके बेटे ने आमेनहोटेप IV ने आमेनहोटेप III को सक्सीड किया और उसने इजिप्ट की हिस्ट्री में एक अजीब सा स्ट्रेंजेस्ट, एक अजीब सा पीरियड स्टार्ट किया। इनिशिएटेड मीन्स स्टार्ट किया। द न्यू फेरो promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and removed the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten known now as Amarna। और जो न्यू फेरो बना था, न्यू फेरो आमेनहोटेप IV, उसने क्या किया, उसने प्रमोट किया पूजा को, आटेन की पूजा। आटेन जो सन डिस्क गॉड थे उसकी पूजा को उसने प्रमोट किया और अपना नाम क्या कर लिया, आखेन आटेन। आखेन आटेन का मतलब है सर्वेंट ऑफ द आटेन। और उसने जो कैपिटल थी थीब्स से ले जाकर, जो थीब्स कैपिटल थी उसको आखेन आटेन में ले गया और उसको कि आज हम अमारना नाम से जानते हैं। इसको हम यहाँ मैप से समझ सकते हैं, आपकी बुक में दिया होगा कि जो ये थीब्स ये कैपिटल थी, रिलीजियस कैपिटल, और यहाँ से इस कैपिटल को उसने कैंसिल कर दिया और उसने नई कैपिटल ये बना दी आखेनाटेन, जिसको आज हम अमरना नाम से भी जानते हैं। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples। और उसने अपने कंट्रीमैन को और भी शॉक दिया। उसने जो वहाँ के मेजर गॉड थे, मुख्य देवता थे आमून, जैसा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, उनकी जो भी एम्पायर में जो भी इमेज थी, जो भी उनके टेम्पल्स थे, उनको बंद कर दिया, उनकी इमेजेस को स्मैश तोड़वा दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes। Ancient Thebes की साइट पर ही जो लग्जर है, जो मॉडर्न सिटी लग्जर है, वहाँ पर ये रिसर्च सेंटर है। उसके प्रोफेसर, उनके डायरेक्टर ने, रे जॉनसन ने क्या कहा कि ये बहुत ही एक ख़राब समय रहा होगा, एक डरावना समय रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन आखेनाटेन वेंट अ लिटिल बैकी, कि जिस फैमिली ने इतनी सदियों तक रूल किया था उसका अंत हो रहा था, और जो ये आखेनाटेन था ये थोड़ा सा क्या हो गया था, वेकी मीन्स क्रेजी, थोड़ा सा सनकी क्यों हो गया था, क्योंकि जो देवता थे, वहाँ के मुख्य देवता थे आमून, उसकी मूर्तियों को वो तोड़वा रहा था, मंदिरों को बंद कर रहा था। मतलब वो पुरानी सारी जो परंपराएं चली आ रही थी उनको वो बंद कर रहा था और एक नया रूल बना रहा था जो लोगों को समझ नहीं आ रहा था।
After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Ismenkere appeared briefly and exited with hardly a trace. Akhenaten की डेथ के बाद एक नया किंग एपियर हुआ, लेकिन इसका जो रूल था वो बहुत ही शॉर्ट था और इसका कोई भी इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं मिलती है, कहीं हिस्ट्री में कुछ भी नहीं लिखा है। और इसमें केरे के बाद जो राजा आया उसका नाम है टुटनखाटेन, इसने गद्दी संभाली। किंग टुट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, और आज वो किसके नाम से जाना जाता है? किंग टुट के नाम से। ये हम इस इमेज में भी देख सकते हैं। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टुटनखामून, तो उसने अपना नाम क्या कर लिया? टुटनखाटेन से बदलकर टुटनखामून कर लिया। पहले क्या नाम था उसका? टुटनखाटेन, और अब उसने क्या नाम कर लिया अपना? खामून, क्योंकि पहले जो देवता थे इनकी पूजा होती थी, अब वो फिर से उसने रिस्टोर किया इजिप्ट की पुरानी परंपराओं को, पुराने देवताओं को, तो उसने अब अपना नाम भी बदल लिया। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लिविंग इमेज ऑफ आमून एंड ओवरसो अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, उसने पुरानी चीज़ों को रिस्टोर करना शुरू किया। ही reigned फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, उसने 9 साल तक रूल किया है और उसके बाद अचानक से ही उसकी डेथ हो गई। ये दिस इज गोल्डन मास्क। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, टुट इज वन ममी अमॉन्ग मैनी इन इजिप्ट। अब वो कितना फेमस था, या हम उसके फेट के बारे में, उसके लक के बारे में स्पेकुलेशन करें, उसके अलग टुट क्या है? ममी, इजिप्ट की बहुत सारी मम्मियों में एक मम्मी है। हाउ मैनी नो वन नोज, कितनी मम्मी दफनाई गई हैं वहाँ नहीं कोई जानता है। इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। आज तक ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, इसमें 2003 से ये शुरू हुआ था और अभी तक 600 मम्मी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं और ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। The next phase is scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. अगला जो फेज था वो क्या था इस प्रोजेक्ट का, कि एक पोर्टेबल सीटी मशीन जो किसने डोनेट की है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने, और सीमेंस जिस कंपनी ने इसको बनाया भी है। तो इस मशीन के द्वारा इन सारी मम्मीज़ को सीटी स्कैन किया जाना था। और किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग लीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। और जब मम्मी को सीटी स्कैन किया जाना था तो सबसे पहले जिस मम्मी को सीटी स्कैन किया गया वो क्या थी? वो मम्मी थी किंग टुट की मम्मी। तो जिस तरह से वो अपने समय में अपने कंट्रीमैन से आगे रहते थे, तो इसी तरह उनकी जो मम्मी थी वो भी डेथ में, सीटी स्कैन में सबसे आगे थी। जितनी मम्मी मिली थी तो सबसे पहले जो सीटी स्कैन जिस मम्मी का हुआ था वो किसका हुआ था? किंग टुट की मम्मी का। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes an airy detail in the resulting image. CT मशीन ने उस मम्मी को सिर से लेकर पैर तक उसकी करीब 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज क्रिएट की। टुट के हेड को 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसिस में स्कैन किया गया, जिससे कि उसकी जो इंट्रिकेट स्ट्रक्चर है उसको समझा जा सके, और टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। और जब एक लास्ट में जो इमेज बनी, strange image of Tut's head as visible with the help of CT scan. तो we can see in this picture also, ये टुट के हेड की, टुट के स्कल की ये इमेज बनकर आई।
With Tut's entire body, similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy begin to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. और जब टुट की एंटायर बॉडी को इसी तरह रिकॉर्ड कर लिया गया तो जो स्पेशलिस्ट की टीम थी, जो किसमें स्पेशलिस्ट थे, रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है साइंस का, ये एक्सरेज से डील करता है, एंड जो डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक डिटेल करता है, ये इन साइंटिफिक मेथड से किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है, और एनाटोमी ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें बॉडी का स्ट्रक्चर को समझा जाता है। तो इन तीनों डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट ने उन सीक्रेट को जानने की कोशिश की दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। उन सीक्रेट्स को जानना चाहा जिनकी रक्षा एक ये जो सोने से बनी हुई जो कब्र थी उसकी जो पंखों वाली देवी जिस तरह से रक्षा कर रही थी, उन रहस्यों को जानने की कोशिश इस टीम के स्पेशलिस्ट लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। इन दिस पिक्चर वी कैन सी mural in King Tut's tomb showing King Tut with Osiris, the god of afterlife. तो जिस टूम की, जिस कब्र की रक्षा ओसिरिस कर रही थी, उन सब रहस्यों को जानने की कोशिश ये टीम कर रही थी। The night of the scan, Berkman carried Tut from the tomb in his box. और जिस रात को उसका स्कैन हुआ जाना था तो वर्कमैन उस टुट की टूम से उसकी बॉडी को बॉक्स में लाए। लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प, उसको लेकर उसकी मम्मी को लेकर वो रैम्प पर चढ़े, उसके बाद कुछ सीढ़ियाँ चढ़े और फिर वो सैंड में आ गए। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर वो चढ़े इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, और तब वो उस स्कैनर तक पहुँचे। जो स्कैनर कहाँ रखा हुआ था, एक ट्रेलर में, एक गाड़ी में रखा हुआ था। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सिटी मशीन थी वो पोर्टेबल थी, और वो जो डेजर्ट था, जो ग्रेवयार्ड था, वहाँ पर ही उसको लगा दिया गया था। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of Pharaoh, joked a guard nervously. 20 मिनट के बाद 2 लोग दौड़ते हुए आए और पास में एक ऑफिस था, वहाँ पर वो दौड़ कर गए, और जब वो लौटे तो उनके पास वाइट प्लास्टिक के पंखे थे। क्योंकि एक प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जो स्कैनर था उसने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके पंखों में क्या चली गई थी, सैंड, धूल चली गई थी। एक गार्ड ने नर्वसली जो किया कि शायद ये फेरो का कर्ज है, इसलिए स्कैनर मशीन ख़राब हो गई है। तो उसके पंखे काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वो दौड़कर ऑफिस में गए और वहाँ से वो 2 पंखे लेकर आए। Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technician turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. और लास्ट में सब्सटीट्यूट फैंस जो वर्कर्स फैन लाए थे उन्होंने काम किया, और जो प्रोसीजर था सीटी स्कैनिंग का वो पूरा हो गया। और जब उन्होंने चेक कर लिया कि कोई भी डाटा नहीं लॉस्ट हुआ है, तो टेक्नीशियन ने वो जो टुट की मम्मी थी वो वर्कमैन को वापस कर दी, और उन्होंने ले जाकर वापस उसकी टूम में उसको रख दिया। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. इस प्रोसीजर में 3 घंटे लगे, और 3 घंटे के दौरान जब उसको कॉफिन से अलग किया गया था तो फेरो फिर से अपनी रेस्टेड इन पीस, फिर से वो अपनी जगह आकर लेट गया जहाँ पर कि पहले बहुत लंबे समय पर जो प्रीस्ट पुजारी लोगों ने उसको लिटाया था। केवल सीटी स्कैनिंग के लिए ले जाने के लिए उसको 3 घंटे का समय लगा। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen.
और जो ट्रेलर में जो मशीन लगी हुई थी वहाँ पर उस टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टूट की इमेजेस बनाए। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, एक पिक्सल्स से एक चेहरा निकला। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, उसने हर डायरेक्शन में घुमाकर उसको स्टडी किया। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटोमी क्लास, और उस एक्सरेज में जो 3D पिक्स बन रही थी उनमें उसकी किंग टूट की वर्टिब्रे को आराम से देखा जा सकता था। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, और दूसरी इमेजेस से उसका हाथ, उसकी रिब केस, उसके स्कल का ट्रांसेक्शन, ये सब दिखाई दे रहे थे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, अब जो जाई अब्बास पे जो प्रेशर था वो अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उसके सारे ऑर्गन्स एज इट थे और डेथ का कोई अदर रीज़न नज़र नहीं आ रहा था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाई अब्बास स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और जब जाई अब्बास ने ये सारी इमेजेस देखी तो वो काफ़ी रिलीव्ड था, काफ़ी रिलैक्स था कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड, ही सैड, उसने कहा कि पिछली रात तो मैं सो ही नहीं पाया। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं जाऊँ और सो जाऊँ। बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर वी कैन सी इन दिस पिक्चर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और जब द विंड हैड स्टॉप्ड, the winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. By the time we left the trailer, और फिर कुछ समय के बाद जाई अब्बास और उनकी पूरी टीम ने उस ट्रेलर को छोड़ दिया। मेटल स्टेयर्स वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दीज आर मेटल स्टेयर्स। मेटल स्टेयर्स से उतरते हुए वो सैंडी ग्राउंड पर आए। अब हवा बंद हो गई थी। विंटर एयर ले कोल्ड, जो सर्दियों की हवा थी वो बिल्कुल ठंडी हो रही थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, डेथ की तरह। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टमेंट, इस ग्रेवयार्ड में जहाँ पर कि सभी डेथ लोगों की ग्रेव्स थी, तो इसलिए इसको कहा गया है वैली ऑफ द डिपार्टेड। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट्स टॉम स्टूड ओरियन, और जो टूट की टूम की जो एंट्रेंस थी उसके ऊपर लोगों ने क्या देखा? ओरियन, द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस। यहाँ पर हम तारों का एक समूह देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, और इस कॉन्स्टिलेशन को जाना जाता है ओरियन नाम से। यू कैन ऑल्सो सी इन द स्काई, आप भी देख सकते हैं इसको। तो ये जो कॉन्स्टिलेशन है इसको माना जाता है, इजिप्शियन लोग मानते हैं कि यह है एज द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जो बाद में, मृत्यु के बाद की जो देवता हैं ओसिरिस, ये उनकी आत्मा है। जब वो लोग टूम से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये कॉन्स्टिलेशन उस टूम के जस्ट ऊपर स्काई में बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये कॉन्स्टिलेशन, जो कि ओसिरिस की आत्मा की तरह जाना जाता है, ये उस बॉय किंग, उस किंग टूट की देखभाल कर रहा था, उसको वॉच कर रहा था। तो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड आई जस्ट थिंक कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और चैप्टर थॉरोली समझने के बाद आप जो भी क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं तो यू कैन इजीली आंसर देम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।